वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। पिछले काफ़ी समय से एक डिमांड आ रही थी कि फिजिक्स के लेक्चर के साथ साथ कुछ मैथमेटिक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। तो चूंकि निश्चित रूप से समय का अभाव है, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग पूरे टॉपिक या पूरे सिलेबस को कवर कर सकें, तो मैंने ये प्रयास किया है काफ़ी रिसर्च के बाद कि कुछ एक दो टॉपिक आपको इस तरह के करवा दिए जाए जिससे एग्जाम हॉल में जब आप पेपर को ओपन करें तो आपको उस टॉपिक में से क्वेश्चन मिल जाए और आप उनको आसानी से अटेंड कर सकें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक वेक्टर कैलकुलस करके एक बुक है, ठीक है ना। ये बुक अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग यूनिट वाइज आप देख सकते हो, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर एमडीएस यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो वहां पर जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके अंतर्गत यूनिट 3 है, उसके अंतर्गत ये पूरी बुक आती है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत एकदम जीरो से स्टार्ट करते हुए हम काम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप साथ साथ उसको सुनते रहिए, नोट करते रहिए और ये मान के चलिए इस लेक्चर को पूरा सुनिएगा, निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, जब हम वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं तो यहां पर मैं ये मान के चलता हूं कि जो सामान्य सदिश के गुणधर्म होते हैं, जो ठीक है ना, जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है वेक्टर्स की, वो आपको आ रही होगी। जैसे वेक्टर क्या होते हैं, फिर वेक्टर के प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा अदिश गुणनफल जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक नाम सुना होगा सदिश गुणनफल जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। आप लोगों ने इस तरह से देखे भी होंगे कि कोई वेक्टर मान लीजिए ए है और एक वेक्टर बी है, तो इनके बीच में जब आप डॉट लगाते हो तो उसको हम कहते हैं अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट, और इसके बीच में जब आप क्या लगाते हो, क्रॉस लगाते हो, तो उसको हम कहते हैं सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को जब आप सोल्व करते हो तो इसका आंसर हमेशा आपको कैसा मिलता है, स्केलर मिलता है। कैसा मिलता है, स्केलर, क्यों, इसीलिए जिसका नाम क्या है, अदिश गुणनफल। और जब क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करोगे तो इसका आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, वेक्टर के रूप में मिलेगा। ये सामान्य सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले नहीं है। फिर एक होता है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, कि अगर आपके पास 3 वेक्टर हो तो उनको आप कैसे सोल्व करोगे। तो उनके लिए 2 तरह के आपके पास आते हैं, एक तो आता है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्यों कहते हैं स्केलर, क्योंकि जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा स्केलर। कैसा मिलेगा, स्केलर, इसलिए इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 वेक्टर है, और अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह से हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसका फाइनल आंसर आपको वेक्टर रूप में मिलेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, और नहीं आए तो आप थोड़ा सा एक बार देखिएगा तो हो जाएगा। इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाला है। अब देखो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। वो टॉपिक कौन कौन से हैं, 3 शब्द आप यहां पर सुनोगे इस पूरे लेक्चर के दौरान। एक शब्द में बोलूंगा आपके ग्रेडियंट, बार बार बोलूंगा, क्या बोलूंगा, ग्रेडियंट क्या है आगे सब बता दूंगा। एक शब्द में बोलूंगा डाइवर्जेंस, क्या बोलूंगा, डाइवर्जेंस, और एक शब्द बोलूंगा कर्ल, ठीक है ना। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से छोटा क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में आएगा, और जो मीडियम साइज के, जो मिड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो भी क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। और कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं यहां पर आपको बता ही दूंगा, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी नहीं। यहां पर हम सिर्फ इन तीनों को कैसे समझें, कैसे डेफिनेशन को देखें और कैसे अप्लाई करें वो सीखेंगे। फिर एक बार आपने सीख लिया तो अप्लाई करना आपके लिए कोई बहुत टिपिकल टास्क नहीं रहेगा। अब जब हम इन तीनों टॉपिक को समझेंगे तो उससे पहले हमें 2-3 बातें और समझनी पड़ेगी। एक आपके सामने एक शब्द आएगा बार बार, डेल ऑपरेटर। क्या शब्द आएगा, डेल ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं डेल संकारक। ऑपरेटर का मतलब होता है संकारक। इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं, ये उल्टा त्रिभुज ऊपर वेक्टर, ये होता है डेल ऑपरेटर, ठीक है ना। ये एक प्रकार का अवकल संकारक है। आगे मैंने लिखा है, देखो इसको मैंने लिखा है सदिश अवकल संकारक। इस सदिश अवकल संकारक को आप क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो डेल ऑपरेटर। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि डेल ऑपरेटर होता क्या है, उसको हम कैसे दर्शाते हैं, सिर्फ मैथमेटिकली आपको ध्यान रखना है। तो उसको हम इस तरह से दर्शाते हैं, डेल ऊपर वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, देखो, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो ये एक प्रकार का अवकल संकारक है या नहीं, देखो आप, डेल बाई डेल एक्स आ गया, डेल बाई डेल वाई आ गया, डेल बाई डेल जेड आ गया। और सदिश क्यों है, क्योंकि इसके साथ आई कैप भी है, जे कैप भी है, के कैप भी है। तो ये आपको हर समय याद रखना है। इस डेल को हम कैसे दर्शाते हैं, इससे। और एक चीज याद रखना, ऑपरेटर शब्द का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, जैसे आपने मान लो आप लिखते हो, कई बार प्लस लिखते हो, गुणा लिखते हो, माइनस लिखते हो, या इस प्रकार से डिविडेशन लिखते हो। मेनली तो आपका ये और ये 2 ही है, प्लस और गुणा।
ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है कि उनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप उसको किसी पर अप्लाई करते हो तो वो अपनी परिभाषा के अनुसार आपको आंसर प्रदान करते हैं। जैसे देखिए, मैंने सपोज करो लिखा 2 प्लस, क्या इसका कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। कब तक मीनिंग नहीं है? जब तक कि इसके आगे मैं कुछ संख्या ना लिख दूं। सपोज करो मैंने इसके आगे लिख दिया 5, तब इस प्लस का मीनिंग है। क्या मीनिंग है? कि ये 2 और 5 को जोड़ देगा और आपको आंसर क्या दे देगा? 7 दे देगा। तो ये इस प्लस की डेफिनेशन है। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि उसका अपने आप में तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसकी एक स्पेशल डेफिनेशन होती है, और जब आप उसको अप्लाई करोगे तब वो अपनी डेफिनेशन के अनुसार क्या दे देगा? आपको आंसर दे देगा। तो जैसे ये डेल ऑपरेटर मैंने लिखा, इसको आप एज इट इज जैसे लिखते हो तो इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जैसे इसके आगे आप कोई वेक्टर लिखोगे, कोई भी संख्या लिखोगे, इसके आगे वेक्टर, स्केलर कुछ भी लिखिए, तब वो क्या करेगा? अपनी परिभाषा के अनुसार क्या कर देगा? आपको आंसर प्रदान कर देगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। बेसिक चीज आपको क्या ध्यान रखोगे कि डेल ऑपरेटर को हम दर्शाते कैसे हैं। तो इस प्रकार से आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई और के कैप डेल बाई डेल जेड। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल में। अब देखिए, फिर 2 शब्द यहां पर आपके और आएंगे। क्या क्या आएगा? एक तो आपके शब्द आएगा बार बार काम में, अदिश बिंदु फलन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। और एक शब्द आपके बार बार सुनने को मिलेगा, सदिश बिंदु फलन, जिसको हम कहते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये क्या होता है? देखो, फंक्शन का मतलब तो आप सिंपल सा आप जनरली कई बार लिखते हो इस प्रकार से, कोई फलन f है, उसका मान सपोज करो x, y, z या कुछ भी आप लिख सकते हो। यानी फलन का तो मतलब होता है जो किसी न किसी पैरामीटर पर डिपेंड करता है। अब 2 शब्द हैं, एक तो अदिश और एक सदिश। तो अदिश का मतलब तो क्या हो गया कि ऐसा फलन जो केवल एक संख्या के रूप में होता है वो आपका अदिश फलन हो जाएगा, और एक ऐसा फलन जो किसी सदिश के रूप में होता है वो आपका हो जाएगा सदिश फलन। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कैसे समझोगे आप? सपोज करो मैंने कोई फलन लिखा f, वो क्या हो गया आपका? इस तरह से लिखा आपने x स्क्वायर वाई जेड। तो यहां पर देखिए कहीं पर आई कैप, जे कैप, के कैप दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अदिश फलन है। अब सपोज करो मैंने एक फंक्शन इस प्रकार से लिखा, एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड के कैप प्लस एक्स वाई जेड, सॉरी यहां लिख दीजिए जे कैप और यहां लिख दीजिए के कैप। तो देखो यहां पर भी ये एक्स वाई वाई जेड इन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है? आई कैप, जे कैप, के कैप आ रहा है। इसका मतलब ये फलन कैसा है? आपका सदिश फलन है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अदिश का मतलब कहीं भी आपको कोई आई कैप, जे कैप, के कैप दिखाई नहीं दे रहा है तो वो अदिश फलन है, और कहीं पर भी आपको आई कैप, जे कैप और के कैप दिखाई दे रहा है एक्स वाई जेड के साथ, तो वो आपका कहलाएगा सदिश फलन। तो ये 2 चीज क्लियर हो गई। अदिश फलन कैसे समझोगे आप और सदिश फलन कैसे समझोगे। और डेल ऑपरेटर क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि डेल ऑपरेटर को आप इस प्रकार से लिखते हो। अब जब आपने ये तीनों चीजें समझ ली, तब हम सीधे आ जाते हैं हमारे किस पर? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पर। आप आराम से उन सबको समझ पाओगे वो होता क्या है। आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन याद रखनी है और कुछ भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम उसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन पर, यानी उसका भौतिक महत्व क्या होता है, उस पर नहीं जाने वाला है। हमारा काम केवल उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन से आराम से चल जाएगा। तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई, डेल, अदिश फलन और सदिश फलन। अदिश फलन मतलब जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप आपको नहीं दिखाई देगा, और सदिश फलन का मतलब क्या हो गया? जिसमें आपको आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर वो आपको दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है? वो आपका है सदिश फलन। और एक चीज आपको मैंने पहले ही बता दी कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या आता है? अदिश आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा सदिश आता है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं सीधा हमारे मूल बिंदु पर। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, जिसको हम कहते हैं अदिश बिंदु फलन की प्रवणता। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए कि ग्रेडियंट हमेशा अदिश फलन की ली जाती है। साइड में नोट कर लीजिए आप इसको, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो गया। आप लिख लीजिए ग्रेडियंट हमेशा अदिश फलन की ली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, क्योंकि आगे डाइवर्जेंस कर्ल में भी आपको कंफ्यूजन होगा। तो क्या याद रखोगे कि ग्रेडियंट हमेशा किसकी ली जाती है? अदिश फलन की ली जाती है। अब उसको आप मैथमेटिकली कैसे दर्शाओगे? ध्यान से पढ़िए इस लाइन को। यदि एफ एक्स वाई जेड एक अदिश बिंदु फलन हो तो उसकी प्रवणता, ग्रेडियंट को हम प्रवणता कहते हैं, और इसको आप इसे ग्रेड एफ से दर्शाते हो। ग्रेड का मतलब तो हो गया प्रवणता, और आगे जो भी आप फलन लिखोगे वो कहलाएगा टोटली ग्रेड एफ, ठीक है ना, से प्रदर्शित किया जाता है, तथा गणितीय रूप में इसे निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। वो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से नोट कीजिएगा। मैं इसको यहां लिख देता हूं, देखो
ये लिखो आप ग्रेड एफ, इसको आप ऐसे भी लिखते हो, ग्रेड को हम डेल से दर्शाते हैं, डेल एफ, और ये डेल क्या है, ये वही डेल ऑपरेटर है, और इसका मान क्या हो जाएगा, देखो ये डेल ऑपरेटर होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और ये बार आपका क्या पड़ा है, एफ है। तो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद रखनी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एज इट इज काम आएगी, अभी मैं आपको बता देता हूं। और ग्रेडियंट एफ, जिसको आप ऐसे डेल एफ भी कहते हो, और इसको हम कैसे दर्शाते हैं, डेल तो हो गया आपका ये इंटू एफ। अब वापस याद रखिए, अप्लाई कैसे करोगे इसको, मैंने क्या कहा, ग्रेडियंट हमेशा अदिश फलन की ली जाती है, तो यहां पर जो आपका एफ है वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आई कैप जे कैप के कैप कुछ भी नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनिए, एक चीज आप बहुत बेसिक चीज जानते हो कि आप जब कभी भी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो कोई भी दो वेक्टर के बीच में जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसके बीच में या तो डॉट आएगा या क्रॉस आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई वेक्टर आपने ए लिखा और बी लिख दिया, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ तब होगा जब या तो डॉट लगेगा या क्रॉस लगेगा, क्योंकि उसी के अनुसार वो क्या देगा, आपको आंसर देगा। तो यहां पर हमने देखो कुछ भी नहीं लगाया, तो कोई संख्या आप लिख सकते हो। ये एफ क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है। याद रखना, वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लिकेशन में कोई अदिश राशि लिख सकते हो, जैसे 5 आई कैप, तो आई कैप एक वेक्टर है, उसके साथ मैंने 5 लिख दिया, तो 5 क्या, एक अदिश राशि लिख सकते हो। लेकिन सदिश के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो बीच में या तो डॉट आएगा या क्रॉस आएगा। तो एक चीज आप क्या ध्यान रखोगे कि ग्रेडियंट हमेशा अदिश फलन का लिया जाता है, और उसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। अब इसका मान आप कैसे निकालोगे, आपको कोई न कोई फलन दिया होगा एफ, सपोज कीजिए आपको एफ दिया होगा, कैसे होगा, एफ मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड, इस तरह से कोई दिया हुआ है, ऐसा ही होगा कुछ, क्योंकि आई कैप जे कैप का तो होगा नहीं, या तो एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा या इनका कॉम्बिनेशन होगा। तो अप्लाई कैसे करोगे, जैसे ही आप एफ रखोगे तो डेल बाई डेल एक्स, यहां भी एफ आएगा, यहां भी एफ आएगा, यहां भी एफ आएगा, फिर आप यहां एफ आएगा तो डेल बाई डेल एक्स का मतलब क्या हो गया, वाई जेड को कांस्टेंट मानोगे और एक्स के सापेक्ष कर दोगे। यहां पर करोगे तो एक्स जेड को कांस्टेंट मानोगे, वाई के सापेक्ष कर दोगे, और यहां पर एक्स वाई को कांस्टेंट मानोगे, जेड के सापेक्ष कर दोगे। मैं करके बता देता हूं आपको कैसे होगा, देखो एक बार। सपोज करो आपके पास कोई फलन है एफ एक्स स्क्वायर वाई जेड, और आपको कह दिया इस फलन का क्या निकालो, ग्रेडियंट निकालो। तो ग्रेडियंट की परिभाषा क्या है, लिखिए आप डेल एफ, उसको आप कैसे लिखोगे, डेल को लिखते हैं आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड, और यहां पर आपका आ गया एफ। अब सबसे पहले ऐसे लिखो, ये एफ तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब आप एफ का मान रखो, ये लीजिए डेल बाई डेल एक्स, एफ का मान हो गया एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस ये जे कैप डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब सॉल्व करते हैं तो देखो ये आई कैप, ये है पार्शियल डिफरेंशियल। मैंने आपको बताया ना, पार्शियल डिफरेंशियल का सिंपल सा मतलब होता है जिसके सापेक्ष करोगे उसके अलावा अन्य जो भी पैरामीटर उनको आप कांस्टेंट मान लोगे। तो केवल x के सापेक्ष करना है तो वाई जेड कांस्टेंट, तो ये लीजिए, और एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x, तो 2x वाई जेड तो कांस्टेंट प्लस जे कैप, इसमें y के सापेक्ष करना है तो ये सिंपल सा हो गया एक्स स्क्वायर जेड, यहां पर z के सापेक्ष करना है तो ये के कैप तो है, और एक्स स्क्वायर वाई। ये आपके फाइनली किसका मान आ गया, ये मान आ गया ग्रेडियंट f का। अब देखिए वापस से नोट कीजिएगा, मैंने क्या कहा, ग्रेडियंट हमेशा अदिश फलन का लिया जाता है, पता चल गया। लेकिन जब आप उसको सॉल्व करोगे, यानी जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, सदिश आएगा। तो यहां कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, 2 लाइन नोट कर लीजिए, ग्रेडियंट हमेशा क्या लिखा है, ग्रेडियंट हमेशा अदिश फलन की ली जाती है, और फाइनल आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखना आप ग्रेडियंट एफ हमेशा सदिश रूप में प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारी आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या अप्लाई करोगे, कई बार हम क्या होता है अप्लाई करना ढंग से भूल जाते हैं, कभी डॉट लगा दिया कभी क्रॉस लगा दिया, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपको, किसी भी सूरत में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप इन 2 चीजों को ध्यान रखोगे कि ग्रेडियंट हमेशा अदिश फलन का लिया जाता है। तो जब अदिश फलन एक साइड है तो याद रखना डॉट और क्रॉस तो हमेशा कहां काम आते हैं, जब दोनों साइड सदिश हो। अगर कोई एक अदिश है तो फिर डॉट क्रॉस का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए आप देखो ग्रेडियंट एफ सीधा लिख रहे हो, या इसको आप ऐसा लिखते हो डेल एफ, ऐसा नहीं है बीच में डॉट लगाया क्रॉस लगाया, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि एफ क्या है, अदिश है। 2 सदिशों के बीच में हमेशा डॉट क्रॉस लगता है, एक अदिश एक सदिश के बीच में कभी डॉट क्रॉस नहीं लगता। फिर आपने आगे क्या कहा कि जो ग्रेडियंट एफ फाइनली आप पूरा सोल्व करोगे और वो जो राशि बनकर के आएगी वो हमेशा क्या होगी, सदिश होगी। तो देखिए यहां पर आ रहा है ना, आई कैप जे कैप के कैप,
तो दो चीजें ध्यान रखोगे, ग्रेडियंट हमेशा अदिश फलन का लिया जाता है, लेकिन जब ग्रेडियंट हम किसी भी फलन का लेते हैं तो उसका जो फाइनल आंसर आता है वो हमेशा कैसा होता है, सदिश होता है। ओके, अब हम चलते हैं आगे हमारे डाइवर्जेंस पर। तो ग्रेडियंट में कोई कंफ्यूजन नहीं, डाइवर्जेंस को हिंदी में अपसरण कहते हैं, आप हिंदी नेम में कंफ्यूज मत होइए, आप तो सीधा ध्यान रखिए डाइवर्जेंस। अब देखो यहां पर मैंने एडिंग क्या लिखी है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो यहां फिर वापस क्या नोट करोगे, यहां पर साइड में नोट कीजिए, डाइवर्जेंस हमेशा सदिश फलन का लिया जाता है, सदिश फलन का लिया जाता है। ग्रेडियंट तो आप किसका ले रहे थे, ग्रेडियंट ले रहे थे अदिश फलन का, लेकिन यहां पर डाइवर्जेंस आप किसका लोगे, सदिश फलन का। तो यहां भी कंफ्यूज नहीं होना है, डाइवर्जेंस हमेशा सदिश फलन का लिया जाएगा। तो हमने यही डेफिनेशन लिखी, देखो यदि एफ एक्स वाई जेड एक सदिश बिंदु फलन हो, वहां पर हमने लिखा था अदिश बिंदु फलन, यहां पर लिख दिया सदिश बिंदु फलन हो, तो इसके अपसरण को डाइवर्जेंस एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा गणितीय रूप में इसे निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, देखिएगा, इसको ऐसे दर्शाते हैं डाइवर्जेंस को, डाइवर्जेंस ये आपका एफ वेक्टर, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं डेल डॉट एफ। अब ये डॉट लगा सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि मेरा एफ भी क्या है, वेक्टर है। डेल ऑपरेटर तो वैसे भी सदिश संकारक था और ये एफ भी अब मेरा क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर के बीच में आप डॉट या क्रॉस कुछ भी लगा सकते हो, तो जब डॉट लगाओगे तो वो तो कहलाएगा डाइवर्जेंस। तो डेल डॉट एफ, तो अब लिखते हैं, देखो आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ये तो हो गया डेल, और यहां पर डॉट एफ। अब एफ का मान कुछ भी हो सकता है, एफ का मान जो होगा उसके अनुसार आप इसको क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे। तो ये डाइवर्जेंस एफ की परिभाषा है, याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं अप्लाई करके बता देता हूं आपको। देखो सपोज करो आपने कोई फलन लिया इस तरह से, एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड के कैप, ये मेरा क्या है, एक सदिश फलन है या नहीं है, क्योंकि इसमें आई कैप भी आ रहा है, जे कैप भी आ रहा है, के कैप भी आ रहा है। तो अगर सदिश फलन है तो इसका मैं क्या ले सकता हूं, डाइवर्जेंस ले सकता हूं। तो लेते हैं, चलो ये लीजिए डाइवर्जेंस एफ, इसको आप कैसे दर्शाओगे, इसको दर्शाओगे डेल डॉट एफ। तो मान लिखिए, देखो ए डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, फिर डॉट लगाओगे और फिर ये वेक्टर एफ का मान क्या है, वेक्टर एफ का मान है एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे सोल्व करते हैं, आई का हमेशा आई के साथ डॉट होता है, जे का हमेशा जे के साथ होता है, के का हमेशा के साथ होता है। तो यहां पर देखो ये आई कैप केवल इसके साथ डॉट होगा, और आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो आई कैप, अब आई कैप तो 1 हो गया, तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा आपका सिंपल सा डेल बाई डेल एक्स, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो गया, एक्स वाई, फिर प्लस जे का जे के साथ, तो ये हो गया डेल बाई डेल वाई, और यहां पर हो गया वाई जेड, प्लस सिंपल सा आपका यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा डेल बाई डेल जेड, और यहां पर हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x के सापेक्ष होगा तो y, और x का 1, ये y के सापेक्ष तो यह सिंपल सा z, और यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। तो ये आपके किसका मान आ गया, ये आ गया डाइवर्जेंस f का मान। और डाइवर्जेंस f का जब आप मान देख रहे हो तो यहां पर आपको कहीं पर भी आई कैप जे कैप के कैप नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पर आप क्या नोट करोगे, डाइवर्जेंस हमेशा सदिश फलन का लिया जाता है, लेकिन डाइवर्जेंस f का मान सदैव अदिश प्राप्त होता है, और होना ही चाहिए, क्योंकि डाइवर्जेंस क्या है, डेल डॉट एफ है, और जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका आंसर हमेशा अदिश राशि के रूप में आएगा। तो यहां पर नोट कर लीजिए, आप क्या लिखोगे, डाइवर्जेंस एफ हमेशा अदिश रूप में प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो दो क्या चीज सीख गए, ग्रेडियंट हमेशा सदिश फलन का अदिश फलन का लिया जाता है, लेकिन उसका जो फाइनल आंसर होता है वो हमेशा सदिश प्राप्त होता है। और डाइवर्जेंस हमेशा सदिश फलन का लिया जाता है, लेकिन उसका जो आंसर होता है वो आपको हमेशा अदिश रूप में प्राप्त होता है। तो ये भी आपने देख लिया डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, सिंपल सी परिभाषा, डेल डॉट एफ, जो भी फलन दे आप तो डॉट प्रोडक्ट कीजिए और फटाक से उसको सॉल्व कीजिए। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछी जाती है, एक शब्द आएगा, मैंने लिखा है देखो यहां पर, परिनाली के सदिश, जिसको हम कहते हैं सोलेनोइडल वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि परिनाली की सदिश क्या होता है, या इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं। कैसे पूछते हैं आप ध्यान से नोट कीजिएगा। मैं यहां पर एक लाइन लिखता हूं, कोई सदिश परिनालिकीय सदिश, जिसको हम कहते हैं सोलेनोइडल वेक्टर, सदिश
कहलाता है यदि उसका अपसरण, अपसरण को हम कहते हैं डाइवर्जेंस, आप तो सीधा ऐसे हिंदी में लिखिए डाइवर्जेंस, अपसरण के चक्कर में रहिए मत, यदि उसका डाइवर्जेंस शून्य हो, यदि उसका डाइवर्जेंस क्या हो, शून्य हो। तो ये एक डेफिनेशन हो गई कि मान लीजिए कोई भी सदिश फलन आपका f है, आपने क्या किया, उस सदिश फलन का क्या निकाला, डाइवर्जेंस निकाला, जिसको हम कैसे लिखते हैं, डेल डॉट एफ। और अगर ये जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो आ गया, तो उस स्थिति में जो फलन f होगा, जो कि एक प्रकार का सदिश फलन है, वो सदिश फलन ही क्या कहलाएगा, परिनाली के सदिश कहलाएगा। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछेंगे, या तो मान लो सीधी डेफिनेशन पूछ ली कि परिनाली के सदिश से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखोगे, वह सदिश जिसका डाइवर्जेंस शून्य होता है वह परिनाली के सदिश कहलाता है, अर्थात डाइवर्जेंस f या डेल डॉट f इक्वल टू 0, देन f इज ए सोलेनोइडल वेक्टर। ये तो छोटा प्रश्न हो गया। बड़ा प्रश्न कैसे पूछ लिया, सपोज करो आपको क्या किया, कोई एक फलन दे दिया, क्या दे दिया, कोई एक फलन दे दिया, सपोज करो आपको इस प्रकार से कोई फलन दे दिया f, यहां पर आपको दे दिया सपोज करो x y z i कैप, प्लस यहां पर कोई कांस्टेंट दे दिया a j कैप, प्लस ठीक है ना, मान लीजिए यहां पर कोई दे दिया x y z स्क्वायर k कैप, इस प्रकार से दे दिया। यहां पर कोई कांस्टेंट है, कोई अज्ञात राशि, आपको पता नहीं क्या है, यहां पर कोई अज्ञात राशि दे दी, कहीं भी दे सकते हैं, j कैप में, i कैप में, k कैप में, कहीं भी अज्ञात राशि दे सकते हैं। और आपको ये कहे कि यदि ये फलन परिनाली की सदिश है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जब भी किसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते हो तो हमेशा आपके पास कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो यहां पर आपको पहले से ही कह दिया है कि ये फलन क्या है, परिनाली की सदिश है। तो जैसे आपको कह दिया परिनाली के सदिश है, तो आप ये कंडीशन लगाओगे डेल डॉट एफ इक्वल टू 0। डेल डॉट एफ इक्वल टू 0 करोगे तो कुछ राशियां कटेगी, कुछ बचेगी, कुछ लेफ्ट रहेगी, कुछ राइट रहेगी, और जो भी मान होगा एक का वो ऑटोमेटिकली निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने पहले कह दिया समय की बाध्यता है, तो मैं केवल आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, लेकिन इस आइडिया से आप क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या याद रखोगे, परिनाली के सदिश क्या हो गया, जिसका डाइवर्जेंस 0 हो वो सदिश परिनाली के सदिश। दो तरह के क्वेश्चन, एक परिभाषा और एक इस प्रकार का अज्ञात राशि के रूप में आपसे पूछे तो अप्लाई करो और समीकरण सॉल्व करके आप क्या कर लो, उस अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लो। ठीक है, तो ये हमने डाइवर्जेंस भी समझ लिया। अब हमारा लास्ट बचता है कर्ल। उसको हम कुंतल कहते हैं। कुंतल के चक्रों मत रहिए, आप तो सीधा कर्ल बोलिए, कुंतल कोई नहीं बोलता, हमेशा कर्ल ही बोला जाता है। अब चूंकि बुक में लिखा होता है इसलिए मैंने लिख दिया। तो हेडिंग क्या है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो यहां पर भी क्या ध्यान रखोगे, जैसे ग्रेडियंट आपने अदिश फलन का लिया, डाइवर्जेंस आपने सदिश फलन का लिया, उसी प्रकार से कर्ल आप किसका लोगे, सदिश फलन का लोगे। तो यहां भी आप साइड में नोट कर लीजिए, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं कर्ल एफ, या आप इसको ऐसे लिखिए कर्ल, कर्ल हमेशा सदिश फलन का लिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कोई भी। अब इसको हम वही परिभाषा कि यदि f एक सदिश बिंदु फलन हो तो उसके कर्ल को हम ऐसे दर्शाते हैं। गणित रूप में कैसे दर्शाओगे, नोट कर लीजिए, उसको आप ऐसे लिखते हो कर्ल f, इसको हम हमेशा दर्शाओगे डेल क्रॉस f से। वहां पर तो था, पहले में तो था केवल डेल f जो ग्रेडियंट था, फिर डाइवर्जेंस था डेल डॉट f, और यहां पर है डेल क्रॉस f। तो मान आ जाएगा i कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप, सॉरी प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और इसका क्रॉस किसके साथ करोगे, इसका क्रॉस करोगे एफ के साथ। तो ये जो राशि निकल करके आएगी आपकी, ये आपकी कहलाएगी कर्ल एफ। और इसकी परिभाषा से आपको पता चल जाएगा कि कर्ल एफ जो होगा उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, सदिश आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या आता है, सदिश आता है। तो वापिस से ग्रेडियंट हमेशा अदिश फलन का लिया जाता है लेकिन उसका आंसर सदिश आता है। डाइवर्जेंस हमेशा सदिश फलन का लिया जाता है लेकिन उसका आंसर अदिश आता है। और कर्ल हमेशा सदिश फलन का लिया जाता है और उसका आंसर भी सदिश आता है। तीन चीजें तो ये हो गई। फिर आप एक चीज ये भी ध्यान रखना कि हमेशा जब भी आप डॉट और क्रॉस लगाते हो तो वो हमेशा दो वेक्टर के बीच में ही लगते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में आप डॉट या क्रॉस लगा दो। तो डॉट हमेशा वेक्टर और वेक्टर के बीच में ही लगता है, और डॉट का आंसर हमेशा स्केलर आता है और क्रॉस का आंसर हमेशा वेक्टर आता है। ये चार पांच चीजें दिमाग में अगर सेट है तो आगे न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको सोल्व करने का, अब क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करने का तरीका तो आप जानते हो, हम इस प्रकार से डिटरमिनेंट बना के करते हैं। यहाँ आप आई कैप लिखते हो, यहाँ आप जे कैप लिखते हो, यहाँ आप के कैप लिखते हो, और फिर डेल को आप कैसे लिखोगे, डेल को लिखोगे डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और एफ जो भी होगा
एफ जो भी होगा, एक इसका एक्स घटक होगा, एक इसका वाई घटक होगा और एक इसका जेड घटक होगा। यानी आई के एक के साथ होगा उसको यहां लिख दोगे, जे के एक के साथ होगा उसको यहां लिख दोगे और के एक के साथ होगा उसको यहां लिख दोगे। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके कर्ल एफ का मान आ जाएगा। तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहां पर एक नया शब्द आया अघूर्णी सदिश। जिस प्रकार से हमने परिनाली के सदिश पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से अघूर्णी सदिश को भी हमें समझना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो परिनाली के सदिश में तो हमने क्या कहा था कि यदि किसी सदिश का डाइवर्जेंस 0 है तो वो परिनाली के सदिश है। तो अघूर्णी सदिश के लिए हम क्या कह देंगे, यदि किसी सदिश का कर्ल 0 है तो वो कहलाएगा आपका इररोटेशनल वेक्टर। तो ये परिभाषा भी नोट कर लीजिए, आप लिखिए यदि किसी सदिश फलन का कर्ल 0 हो तो वह अघूर्णी सदिश कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, इसके लिए कंडीशन हो गई कर्ल एफ, या इसको आप ऐसा दर्शाते हो डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0। तो ये भी एग्जाम में पूछे तो आराम से कर सकते हो। इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन, या तो सीधी डेफिनेशन पूछ ली, या कोई आपको फलन दे दिया उसमें कोई एक अज्ञात राशि है और कह दिया है कि फलन जो है वो अघूर्णी है, तो कर्ल एफ 0 कीजिए और अज्ञात राशि का मान निकाल लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, एग्जाम में निश्चित रूप से इनमें से क्वेश्चन आएंगे, कोई कंफ्यूजन आपको रखना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आज के इस लेक्चर में, ठीक है ना, मैंने आपको ये तीनों चीजें बता दी। अब एक छोटा सा लेक्चर और बनाऊंगा, उसमें 2 या 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूं। ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, वो 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा। उन 3 न्यूमेरिकल से आपको एक अच्छा खासा आइडिया भी मिल जाएगा और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये जो 2 लेक्चर हम लोग यहां पर अपलोड करेंगे उनमें से एग्जाम में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इन लेक्चर को आप पूरा अच्छे से जरूर सुनिएगा, आपके नंबर आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, थैंक यू।